नमस्कार। आज हम यौगिक चक्रों के विषय में चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ये चक्र क्यों हैं, कहाँ हैं, इनका हमारे जीवन में कब से प्रारंभ होता है और किस प्रकार से हम इनको अपने जीवन में अपने पोटेंशियल को अनकवर करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खोज थी हमारे ऋषि मुनियों की, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो शरीर के अंग दिखाई देते हैं उसे तो आप कट करके सर्जरी करके देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, बट ये वो केंद्र हैं जो कि भौतिक शरीर में स्पष्ट रूप से कहीं भी दिखाई नहीं देते। लेकिन फिर भी उन्होंने इसकी खोज करी और ये बहुत ही प्रासंगिक हैं, जिसके कारण से इनको हम अपने शरीर में अनुभव कर पाते हैं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में इस पथ पर अग्रसर हो पाते हैं। चक्रों के विषय में बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारी चर्चा आपको सुनने को मिलेगी और कारण है ये चक्र बहुत ग्लोरीफाई हो गए। कुछ रहस्यमय है जिसको हर कोई समझना चाहता है, कोई उसको बैलेंस करना चाहता है, कोई उसको कंट्रोल करना चाहता है, कोई इसको जागृत करना चाहता है। तो सभी ने अपने अपने तरीके से इसको समझने का प्रयास किया और स्पष्ट करने के लिए दिशा निर्देश दिए, मार्गदर्शन किया। पर वास्तव में सबसे पहले तो ये समझना आवश्यक है कि चक्र हैं कहाँ और क्यों हैं, और ये खोज जो हुई ये किस ओर इंगित करती है, ताकि हम भी भविष्य में उसके ऊपर अपनी चर्चा कर सकें और अपने मार्ग को निर्धारित कर सकें, ताकि हम स्पीड से इस मार्ग पर आगे बढ़ सकें। हमने अभी तक नाभि ध्यान के विषय में चर्चा की, तो आपने नोटिस किया होगा कि पूर्णता की ओर पहुंचने पर स्पाइरल करके उस ऊर्जा को नाभि में स्थायित्व दिया जाता है, स्थिर किया जाता है, और उसी स्पाइरल को विपरीत दिशा में घुमाकर सभी ऑर्गन्स को नाभि से निकलती ऊर्जा को प्रेषित किया जाता है। अब ये दो प्रकार के स्पाइरल के माध्यम से ऊर्जा को अनुकूल करने का प्रयास किया गया नाभि ध्यान में। और वैसे भी ऊर्जा जब फ्लो होती है तो स्पाइरल फॉर्म में ही चलती है, हेलिकल स्पाइरल्स की फॉर्म में चलती है। ऐसे में यह भी अत्यंत रुचिकर होगा समझना कि किस प्रकार ऊर्जा का ये पूरी क्रीड़ा एक खेल होता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, प्रेशर अब फोर्स अपॉन एरिया यानी F अपॉन A के समकक्ष होता है, जिसमें F है बल और A है क्षेत्रफल। तो अगर आप देखें तो जिस समय हम श्वास लेते हैं तो हमारे पेट का क्षेत्रफल बड़ा हो जाता है, मतलब वो बैलून की तरह पेट फूल जाता है, सांस उसमें भर जाती है, और प्रेशर लेकिन बैलेंस्ड रहता है। तो इस कारण से फोर्स भी बढ़ जाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो जो फोर्स है उसको हम, अगर ध्यान हमारा नाभि पर है तो वो फोर्स वहीं रह जाता है, और एज ए रिजल्ट हमारे बूंद बूंद कर ऊर्जा एकत्रित होने लग जाती है। अब इसको एक और प्रकार से देखते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो वो वायु फेफड़ों तक आती है, लेकिन उसका जो प्रेशर है, दबाव है, वो डायाफ्राम के माध्यम से पेट की मसल्स को पुश करता है और हमारा पेट फूल जाता है। तो आप देखिए कि जो प्रेशर है वो डायाफ्राम के माध्यम से होते हुए नाभि तक जा रहा है, जो कि केंद्र है उस बैलूनिंग एक्टिविटी का, पेट के फूलने का। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो सांस हमने ली उसमें से जो ऑक्सीजन एक्सचेंज हुआ वो तो लंग्स में ही हुआ, लेकिन उसका जो बल था, उसकी जो शक्ति थी, उसमें जो प्राण था, वो नाभि तक पहुंचा। अब जब हमें यह स्पष्ट होता है कि इस प्रकार से स्पाइरल करने से वो ऊर्जा विकर्ण होती है, विकृत होती है, पूरे शरीर को मिलती है, सारे अंगों को मिलती है, और उसके विपरीत घुमाने से वो कंप्रेस हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, एक जगह स्थिर हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर में, हमारे फ्रंट की जो बॉडी है उसमें अगर आप ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर चलना प्रारंभ करें तो आपको दिखाई देगा कि किस प्रकार से विभिन्न तत्वों का एक एक स्थान बना हुआ है, नियत स्थान है, और वही तत्व जब स्पाइरल होकर के अपनी एनर्जी को एक जगह एकत्रित करते हैं
तो वही चक्र के रूप में पता चलते हैं, प्राप्त होते हैं हमें। तो अब आप सरल सी भाषा में देखिए क्या होता है जब एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही वो रोना प्रारंभ करता है। रोना यानी कि स्वर, साउंड, बोलना, सुनना, इससे संबंधित है और इसको आकाश तत्व कहा जाता है और ये हमारे गले में स्थित है। तो सबसे पहला काम ये हुआ। फिर दूसरा होता है आकाश के अंदर तरंगों का उत्पन्न होना। वो रोता है, हिचकियां लेता है और एज ए रिजल्ट उसके लंग्स में पंपिंग की एक्टिविटी शुरू होती है। एयर जिसको बोलते हैं, एयर आती है फेफड़ों में और जाती है और इसी कारण से आपने देखा होगा ये कहा जाता है कि बच्चे को रुलाओ, क्योंकि वो सांस आनी जानी शुरू हो जाएगी, वो वायु उसके जीवन में प्रारंभ कर लेगी, प्रवेश कर लेगी। तो ये हुआ दूसरा तत्व। फिर तीसरा तत्व होता है जब उसके अंदर रसों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। वो रोना शुरू करता है, भूख लगती है, उसे दूध चाहिए माँ का, और जब वो दूध प्राप्त करता है तो उसको उसकी आंतें रस में परिवर्तित करके उसके जीवन में, उसके शरीर में अवशोषित कर लेती हैं। अब ये हुआ अग्नि जो पाचन की क्रिया करती है। फिर उसके बाद जो कुछ भी शेष रहा जल फॉर्म में, उसे किडनीज फिल्टर करती हैं ब्लड में से और वो हमारे फ्रंटल एरिया से, गोनेट से बाहर आ जाता है। अब ये जो है स्वादिष्ठान चक्र हुआ जो जल का तत्व स्थान है, जल का तत्व है, और पीछे से फीसिस पास होती हैं जो कि धरती से संबंधित है, पृथ्वी से संबंधित है। तो अब अगर आप देखें तो वास्तव में हमारे शरीर में अपने आप ही ये द्वार बने हुए हैं और ये तत्व इसमें चिन्हित हैं, समझ सकते हैं हम, इनको इंगित किया हुआ है कि यहाँ आकाश है जहाँ से हम बोलते हैं, जो गले में है, हमारी जिह्वा, मुख, तालु सब मिल करके उसके डिफरेंट ऑसिलेशंस क्रिएट करते हैं, लेकिन जो आवाज़ है वो हमारी गले से ही आ रही है। फिर उसके बाद हमारी वायु तत्व हुआ जो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन एक्सचेंज करके पूरा प्योरिफिकेशन करता है, ब्लड को साफ करवाता है। फिर उसके बाद में डाइजेशन हुआ जो कि रस निर्माण की क्रिया है, वो फायर जिसके माध्यम से, अब आप देखिए अग्नि जो है उसी के माध्यम से क्षीर भी बनती है, खीर भी बनती है। ऐसे ही यहाँ पर रसों का निर्माण होता है। उसके बाद में जल जो कि जो है आगे से निकाल दिया जाता है, फिर इसी प्रकार से यूरिन पास करके फिर उसी प्रकार से फीसिस हुआ जो कि पीछे से निकाल दिया जाता है और वो सबसे नीचे का तत्व यानी कि जल के बाद में पृथ्वी तत्व हुआ। तो अब ये पांच जो तत्व हुए, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, अब ये जो है हमारे फ्रंट बॉडी में हमने इनके प्रभाव को देखा, बट ये कहीं ना कहीं तो एकत्रित होंगे ही, कहीं ना कहीं इनका कंडेंसेशन तो होगा ही, क्योंकि हमने अभी नाभि ध्यान के विषय में जब समझा था तो हमें पता है कि स्पाइरल भी होता है और एक्सपेंशन भी होता है। तो एक्सपेंशन में तो ये हुआ कि फेफड़े सिकुड़ गए और फैल गए और उन्होंने अपना कार्य किया, लेकिन उसका जो मूलभूत तत्व है वो कहीं ना कहीं तो होगा। और वो जो है बिल्कुल आप ऐसा समझिए जैसे बच्चे भौंपू बजाते हैं, हॉर्न बजाते हैं, तो उसमें एक तरफ से जब वो फूंकते हैं तो वो बहुत जोर से आवाज़ निकलती है दूसरी साइड से। आपने देखा होगा ट्रक वाले भी इसको लगाते हैं और इसके लिए पीछे एक बैलून सा लगा लेते हैं, उसको जब वो दबाते हैं तो बहुत जोर से आवाज़ होती है और उसके माध्यम से सड़क पर दूसरे लोगों को पता चल जाता है कि वो रास्ता दे, ट्रक आ रहा है या गाड़ी आ रही है। तो ऐसे ही बिल्कुल ये भौंपू के आकार में व्यवस्था है। आगे की तरफ ये लंग्स है, हार्ट है, तो पीछे अनाहत है। आगे की तरफ अगर हमारा स्वर यंत्र है तो पीछे विशुद्ध है। अगर हमारे स्वादिष्ठान चक्र है तो वो भी ऐसे ही है, मूलाधार है तो वो भी इसी प्रकार से है। तो सब में जो है एक साइड है जहां कंडेंसेशन हो रहा है, जिसे हम चक्र कहते हैं, जहां पर एकत्रित हो जाती है सारी ऊर्जा, और एक तरफ है जहां पर वो विकृत हो रही है, फैल रही है, वो है ऑर्गन्स जो हमारे अंदर जीवन के लक्षण दिखाते हैं। तो बहुत सरल भाषा में अगर हम समझने का प्रयास करें तो बच्चे के जन्म से ही इन चक्रों की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। पांचों के पांचों तत्व सक्रिय हो जाते हैं और उस बच्चे के अंगों में धीरे धीरे अपनी एनर्जी को अनवाइंड करते जाते हैं, डालते जाते हैं, और इसी से उसके शरीर का विकास होता है और उसके विभिन्न क्रियाओं का विकास होना संभव हो पाता है।
तो ये जो कंडेंसेशन सेंटर्स हैं या कॉन्सेंट्रेटेड सेंटर्स हैं, या वो स्थान है जहां पर ये ऊर्जा जहां से निकल के आ रही है, उस ऊर्जा को के केंद्र को चक्र कहा गया है। आशा है कि इससे आपको बेसिक स्पष्ट हुआ होगा। अगली बार समझते हैं कि इन्हें चक्र ही क्यों कहा जाता है, और ये समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से इनका दोहन या इनसे ऊर्जा की प्राप्ति इच्छित रूप में की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है, घटाई जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।